प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक नया अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। इस अध्याय के बारे में आपने 12वीं क्लास में भी प्रारंभिक चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन यहाँ हम इसका विस्तृत विवेचन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं परिचय। देखिए, आप जानते हैं कि पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस, द्रव और गैस। और प्रत्येक अवस्था के कुछ निश्चित गुण होते हैं जिन्हें लाक्षणिक गुण कहते हैं, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। गैस और द्रव अवस्थाओं के गुणों के बारे में हम पिछले अध्यायों में अध्ययन कर चुके हैं। तो इस अध्याय में हम ठोस अवस्था और इसमें भी खास तौर पर क्रिस्टलीय अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, पदार्थों की जो ठोस अवस्था है उसके कुछ निश्चित गुण होते हैं। तो ठोस अवस्था के कौन से गुण होते हैं? जैसे असंपीड्यता, इनकम्प्रेसिबिलिटी, मीन्स ये दबते नहीं हैं। दृढ़ता, रिजिडिटी, ये दृढ़ होते हैं। कठोरता, ये कठोर भी होते हैं। अतः स्पष्ट है कि ठोस अवस्था में जो उसके अवयवी कण हैं, चाहे वो परमाणु हो, चाहे वो आयन हो अथवा अणु हो, पास पास स्थित होते हैं। क्या होते हैं? पास पास, और एक सघन संरचना बनाते हैं। सघन का मतलब अवयवी कण बहुत ही पास होते हैं और उनके बीच जो बंध होता है वो स्ट्रोंग होता है, प्रबल होता है। इसलिए इन अवयवी कणों के बीच गति नहीं होती। क्या नहीं होती? गति। और इसी कारण ठोसों का आकार और आयतन निश्चित होता है। ठोसों का आकार और आयतन निश्चित होता है। ठोसों को हम सामान्यतः वर्गीकृत करें तो 2 भागों में कर सकते हैं। एक है क्रिस्टलीय ठोस और एक है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए, जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका दूसरा नाम है अमोर्फस। क्या है? अमोर्फस। पहले हम बात करें क्रिस्टलीय ठोसों की, तो देखिए, उदाहरण के तौर पे क्रिस्टलीय ठोस हैं सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, शक्कर, गंधक। इनमें ठोसों के सभी गुण पाए जाते हैं, जैसे असंपीड्यता, जैसा मैंने ऊपर आपको बताया, दृढ़ता, कठोरता इत्यादि। इनकी एक निश्चित ज्यामिति रूप होता है। मीन्स ज्यामिति क्या होती है? निश्चित। इन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। एक्स किरणों के विवर्तन के अध्ययन से ये ज्ञात हुआ कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की एक व्यवस्थित संरचना होती। तो एक्स किरण से क्या पता चला? विवर्तन से, कि क्रिस्टलीय ठोसों में जो अवयवी कण है उनकी एक व्यवस्थित संरचना होती है। और ये व्यवस्थित संरचना तीनों विमाओं में होती है। विमाओं में, 3 डायमेंशन में, और संपूर्ण क्रिस्टल में पाई जाती है। तीनों विमाओं और संपूर्ण क्रिस्टल में ये व्यवस्था पाई जाती है। इसलिए क्रिस्टलीय ठोसों को ही वास्तविक ठोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक ठोस। इसके विपरीत बात करें हम अक्रिस्टलीय ठोसों की, जैसे कांच, प्लास्टिक, रबर, रोल, रेजिन। ये कठोर जो होते हैं, ये कठोर और असंपीड्य तो होते हैं, कठोर भी होते हैं, असंपीड्य भी होते हैं। किसके समान? क्रिस्टलीय ठोसों के समान। परंतु इनका कोई निश्चित ज्यामितीय रूप नहीं होता। क्या नहीं होता? निश्चित ज्यामितीय रूप। और इन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इनके अंदर अवयवी कणों की कोई निश्चित व्यवस्थित संरचना नहीं होती। इनमें अवयवी कणों की कोई निश्चित व्यवस्थित संरचना नहीं होती और ये कण उसी प्रकार अव्यवस्थित होते हैं जैसे द्रवों में होते हैं। मीन्स इनमें कणों की अव्यवस्था द्रवों के समान ही होती है। इसलिए इन ठोसों को अधिक श्यानता वाले अधिशीतित या अतिशीतित सुपर कोल्ड लिक्विड कहा जाता है। अर्थात इनकी श्यानता अधिक और सुपर कोल्ड, अतिशीतित द्रव माना गया है, और इसलिए ये वास्तविक ठोस नहीं है। क्या नहीं है? वास्तविक ठोस। सबसे पहले हम बात करें क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। तो क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर इनके गुणों के आधार पर किया जाएगा। नंबर 1, ठोसों की ज्यामिति। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, क्रिस्टलीय ठोसों की एक निश्चित ज्यामिति होती है। क्रिस्टलीय ठोसों की एक निश्चित ज्यामिति होती है और उनके अवयवी कणों की
एक नियमित आंतरिक व्यवस्था होती है, रेगुलर इंटरनल अरेंजमेंट, नियमित आंतरिक व्यवस्था। जबकि इसके विपरीत अक्रिस्टलीय ठोसों की कोई निश्चित ज्यामितीय रूप नहीं होता और उनके अवयवी कणों की कोई आंतरिक व्यवस्था भी रेगुलर नहीं होती, नियमित नहीं होती। ज्यामिति भी निश्चित नहीं है और कणों की जो आंतरिक व्यवस्था है वो भी रेगुलर नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, गलनांक। देखिए, क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक एक निश्चित ताप होता है और तीक्ष्ण होता है, शार्प, निश्चित और तीक्ष्ण, शार्प। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का कोई निश्चित और तीक्ष्ण गलनांक नहीं होता। तो निश्चित गलनांक नहीं होता तो ये ताप के परास के अंदर पिघलते हैं, ताप की एक परास के अंदर पिघलते हैं। अब यहाँ पर हम दोनों ठोसों के, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीयों के शीतलन वक्र देखते हैं, उससे गलनांक के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। तो आप देख रहे हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र असतत है, डिसकंटिन्यूअस। तो इसमें देखिए बिंदु ए से बी तक टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ए से बी तक टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि बिंदु ए पर पदार्थ का क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलन स्टार्ट होता है और बिंदु बी पर समाप्त हो जाता है। यहाँ पर जो है शीतलन की प्रक्रिया में जो ऊष्मा में कमी होगी, कूलिंग में, वो पदार्थ के क्रिस्टलीकरण में निकलने वाली ऊष्मा से संतुलित हो जाती है। इसके कारण ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या मतलब हुआ कि क्रिस्टलीकरण में जो ऊष्मा निकलेगी, वो शीतलन की प्रक्रिया में ऊष्मा में जो कमी आई वो क्रिस्टलीकरण में निकलने वाली ऊष्मा से संतुलित हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और इसीलिए ये रेखा ए बी एक क्षैतिज रेखा है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ठोस बिंदु बी पर गलना प्रारंभ करता है और बिंदु ए पर गलन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, उल्टा। ठीक है। अतः बिंदु बी या ए कोई भी कह दो, क्योंकि ए की टेम्परेचर है, ठोस का निश्चित गलनांक होगा। इससे सिद्ध हो गया कि क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित होता है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों का आप शीतलन वक्र देख रहे हैं तो ये कंटिन्यूअस है, सतत है, क्योंकि इनमें क्रिस्टलन की प्रक्रिया नहीं होती और निश्चित गलनांक भी नहीं होता। ये एक ताप के निश्चित परास में गलते हैं या परास में पिघलते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात आती है जिस पे सवाल भी आता है परीक्षा में, समदेशिकता और विषमदेशिकता, आइसोट्रोपी एंड एनआइसोट्रोपी। देखिए, वैसे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर पर भी सवाल आता है, लेकिन समदेशिकता और विषमदेशिकता के ऊपर तो निश्चित रूप से सवाल आता ही है। तो देखिए, अक्रिस्टलीय ठोसों का जब हम अध्ययन करते हैं तो ज्ञात होता है कि इनके भौतिक गुण जैसे ऊष्मा एवं विद्युत की चालकता, यांत्रिक सामर्थ्य, कठोरता, तनन, इनका मापन प्रत्येक दिशा में समान रहेगा। आप किसी भी दिशा से मापें तो सभी दिशाओं में ये भौतिक गुण समान पाए जाते हैं। उदाहरण जैसा डालते हैं कांच, जिसका अपवर्तनांक, एक ये भी भौतिक गुण है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सभी दिशाओं में समान होता है। इन पदार्थों को क्या कहते हैं? समदेशिक, आइसोट्रोपिक। तो ये पदार्थ समदेशिक हैं तो इस गुण को क्या कहते हैं? समदेशिकता। तो सभी जितने भी अक्रिस्टलीय पदार्थ हैं वो समदेशिक होते हैं, लेकिन क्रिस्टलीय में एक अपवाद है, घनीय समुदाय के क्रिस्टल। क्या? घनीय समुदाय के, वो भी समदेशिक होते हैं। अब हम बात करें विषमदेशिक की, तो जो भौतिक गुण है ठोसों के, वही भौतिक गुण जो अपन ऊपर बात कर चुके हैं, ऊष्मा, विद्युत की चालकता, कठोरता, अपवर्तनांक, तनन सामर्थ्य, ये गुण जो है भिन्न भिन्न दिशाओं से मापने से भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। अलग अलग दिशाओं में अलग अलग मान प्राप्त होंगे। इस गुण को विषमदेशिकता कहते हैं और ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? विषमदेशिक। और जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषमदेशिक होते हैं, जिसका एक कारण है निश्चित, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था है। उस नियमित व्यवस्था के कारण ही ये विषमदेशिक होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था है और इस नियमित व्यवस्था के कारण ही ये विषमदेशिक होते हैं। हम चित्र में एक द्विविमीय हमने नियमित व्यवस्था दर्शाई है, 2 डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट।
तो देखिए, एक क्रिस्टलीय पदार्थ में दो प्रकार के कणों की एक नियमित व्यवस्था है। कितने प्रकार के कण दिख रहे हैं आपको? दो प्रकार के, एक डॉट से और एक गोले से। तो डॉट और गोले में आप अंतर देखिए। माना कि ठोस के अपवर्तनांक का अध्ययन कर रहे हैं, तो प्रकाश पुंज को हम डीबी रेखा में और सीए रेखा में दो तरह से गुजारते हैं, एक है डीबी और एक है सीए। तो सीए दिशा से गुजरने वाला प्रकाश पुंज, उसकी पारस्परिक क्रिया केवल एक ही प्रकार के कणों से होगी। आप देख रहे हैं कि सीए दिशा में गुजरने वाले प्रकाश पुंज की पारस्परिक क्रिया केवल एक ही प्रकार के कणों से होती है। और आप देख रहे हैं या तो डॉट वाले ही होंगे या बिंदु वाले गोले वाले होंगे, या तो डॉट या गोला, दोनों में से एक होंगे। लेकिन अगर अपन डीबी दिशा में देखें तो दोनों प्रकार के कण, डॉट वाले और गोले वाले, एकांतर क्रम में हैं। एकांतर क्रम में होने से क्या होगा? प्रकाश पुंज की गति पर पड़ने वाला प्रभाव सीए दिशा और डीबी दिशा में भिन्न भिन्न होगा। सीए दिशा और डीबी दिशा में भिन्न भिन्न होगा। इसी प्रकार कठोरता, तनन सामर्थ्य आदि भौतिक गुणों का मापन करें तो बल का प्रतिरोध दोनों दिशाओं में भिन्न भिन्न पाया जाएगा, क्योंकि सीए दिशा में विकृति एक ही प्रकार के कणों के कारण होगी। सीए दिशा में जो विकृति होगी वो एक ही प्रकार के कणों के कारण होगी, जबकि डीबी दिशा में दो प्रकार के कण विकृति करेंगे। इसलिए अलग अलग दिशाओं में इन भौतिक गुणों का मापन अलग अलग आएगा। ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि अक्रिस्टलीय पदार्थों में अवयवी कणों की कोई नियमित व्यवस्था नहीं होती, और अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था नहीं होने के कारण सारे कण सभी दिशाओं में अव्यवस्थित होते हैं। सारे कण सभी दिशाओं में अव्यवस्थित होते हैं। इसलिए हम प्रत्येक दिशा में जब प्रकाश पुंज या बल लगाएंगे तो दोनों प्रकार के कणों से पारस्परिक क्रिया करेगा और उनसे उत्पन्न प्रभाव भी समान होगा। जब अव्यवस्थित हैं सभी पूरे क्रिस्टल में ही, तो जो प्रकाश पुंज है या जो बल है वो दोनों प्रकार के कणों से सभी दिशाओं में क्रिया करेगा। तो सभी दिशाओं में जो प्रभाव उत्पन्न होगा वो भी समान होगा, और इस गुण को क्या कहते हैं? समदेशिकता। अब हम बात करते हैं घनीय संरचना की, जो क्रिस्टलीय हैं और अपवाद स्वरूप समदेशिक हैं। क्यों हैं? क्योंकि इनमें कण इतने अधिक व्यवस्थित ढंग से होते हैं कि सभी दिशाओं में अपने अवयव कणों की व्यवस्था उच्च कोटि की नियमितता वाली होती है। भी घनीय संरचना वाले क्रिस्टलीय पदार्थ अपवाद स्वरूप समदेशिक क्यों हैं? क्योंकि इनमें कण इतने अधिक व्यवस्थित होते हैं कि सभी दिशाओं में अपने अवयवी कणों की व्यवस्था उच्च कोटि की होती है। इसलिए इनके भौतिक गुणों के मान भी सभी दिशाओं में समान होते हैं। किनके? घनीय संरचना वाले क्रिस्टलीय पदार्थों के। थैंक यू।